नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। सबसे पहले होलिका दहन की आपको बहुत बहुत बधाई। हम आशा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इस होली के साथ साथ आपके जितने दुख हैं, आपके जितने कष्ट हैं, वो इस होलिका के साथ दहन हो जाएं और आप कल खुशहाली के साथ होली मना सके, क्योंकि पूरे देश में ज्यादातर इलाके में कल होली यानी धुलेंडी मनाए जाना है। लेकिन इस बीच राजनीति का रंग भी बड़ा चटक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2023 में ही 2024 की गर्मी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में हैं, लेकिन उनके बयान अब भारत में विवाद की वजह बनते जा रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर से लेकर लंदन में भारतीय समुदाय के बीच राहुल के बयानों ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन कल लंदन के चैथम हाउस में राहुल गांधी ने संघ यानी आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने संघ की तुलना मिस्र के आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की। राहुल गांधी ने संघ को भारत में सीक्रेट सोसाइटी बताया और उस पर फांसीवादी तरीके से काम करने के आरोप भी लगाए। राहुल ने कहा कि संघ ने देश के सभी बड़े संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और बीजेपी इसके पीछे काम करती है। राहुल ने कहा 2004 में इंडिया शाइनिंग की तरह 2024 में बीजेपी का बुलबुला फूटेगा और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। राहुल के इस बयान पर संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने बड़ा जवाबी हमला किया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वो विदेशी हैं और राहुल विदेशियों की मदद से हुकूमत पाना चाहते हैं। राहुल इस तरह के बयान देकर शहीदों की कुर्बानियों और देश के बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी के बयानों पर तल्ख जवाब दिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आरएसएस पर राहुल गांधी के बोल शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है और अगर उन्होंने इस संघ की आलोचना जारी रखी, विलाप करना बंद नहीं किया तो 2024 में वो बुरी तरह से हार का सामना करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयानों से क्या सहमत है? सवाल यह भी है कि क्या आरएसएस पर हमला असल में मोदी पर निशाना है? आज बहस क्यों, हम आपको बता दें साफ साफ 4 बड़े कारण हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठन से की है। क्या जायज है? क्योंकि आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी को विदेशी कह दिया है। क्या ये सही है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि राहुल की 4 पीढ़ियां आरएसएस विरोधी रही है। आज वो कहां है और आरएसएस कहां है? कम से कम इस पर चिंतन तो कर ले। क्योंकि सवाल ये है कि राहुल की बात पर बीजेपी को विचार करना चाहिए कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने 2004 याद दिलाया। क्या 2004 जैसे में जब इंडिया शाइनिंग के बाद वाजपेयी जी हारे थे, क्या 2024 में राहुल भी मोदी को ऐसे ही हरा पाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर होगी बहस, लेकिन अभी तक का अपडेट देख लेते हैं। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. संघ के बारे में आपको एक नेक सलाह है। आपकी पार्टी 400 से कहां पहुंच गई और संघ की विचारा से प्रभावित हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। आप फिर हारिएगा 24 में। ये विलाप करना बंद करिए। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. राहुल गांधी, आपकी बात देश की जनता नहीं सुनती। आप हार जाते हैं तो जाकर के आप विदेश में भारत के संसद, भारत के लोकतंत्र, भारत के जनमत, भारत की सामरिक सुरक्षा और भारत की न्याय व्यवस्था सबका अपमान करेंगे। If you noticed the statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. राहुल गांधी माओवादी के असर में हैं, अराजक तत्व एनार्किस्ट के असर में हैं। ये जमीन कब गई थी? जब उनके परनाना नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे ना। आज तो भारत चीन के खिलाफ दुनिया में खड़ा है ना। The opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet.
भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। आज राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी है और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है। तो आज मेरे पैनल पर कौन कौन है ये मैं आपको बता दूं। आपने देख लिया विवाद क्या है, एक के बाद एक नए विवाद, संवाद पर विवाद। आज यही हमारा कार्यक्रम है। राहुल गांधी जी के बयान पर संवाद की जगह विवाद क्यों हो रहा है। मैं सीधे प्रवक्ता बीजेपी शहजाद पूनावाला जी जुड़ गए हैं मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ गए, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट बड़ी मतलब कातिल है किशोर साहब। ये मैंने होली पर कहा था, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं टैग लगा देता हूं, बुरा ना मानो, होली है, आज का दिन होली है। और मेरे साथ इसके अलावा 3 डॉक्टर जुड़े हुए हैं और मैं सोच के मुझे चक्कर आ रहे हैं कि 3 डॉक्टर एक साथ, 1 2 3। डॉक्टर अजय आलोक जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी अपने शब्दों के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के डॉक्टर हैं। आपके इंजेक्शन की सख्त जरूरत है। और संगीत रागी भी डॉक्टर है। अब कितने डॉक्टर हो गए टोटल डॉक्टर हो गए? 1 2 3 4। भैया इंजेक्शन मत लगाइएगा किसी को भी, क्योंकि ये जो है होली वाला दिन है, बुरा ना मानो होली है, मैं सबको कहना चाहता हूं। और होली की दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कल सब आप होली मनाएंगे। हमने आपके लिए खास कार्यक्रम किए कई सारे, आप जरूर देखिएगा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपसे करता हूं। मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करना ठीक है? कारण पहला, मुस्लिम ब्रदरहुड दुनिया भर में बैन एक आतंकी संगठन है, जबकि जब भी आरएसएस को आपने बैन किया 2004 से 2014 तक तो कभी नहीं किया, आपको उस बैन को रिवर्स करना पड़ा। या तो आपने रिवर्स किया महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जैसे आपने किया था, आपने जब 1992 में बाबरी ढांचे के डिमोलिशन के बाद किया था, तब कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया। और अब तो आरएसएस कहां, बीजेपी आप पे उलाहना दे रही है कि भाई ये तो सोच लें कि 4 परिवार से आपने आरएसएस की आलोचना की, यही सब आरोप लगाए। आज आरएसएस कहां है? उसकी समर्थित एक सरकार चल रही है। और कांग्रेस कहां है, जिसके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी नहीं बचा है, जिसके बारे में कहा जाता था वो लैंपोस्ट को टिकट दे दे वो भी जीत जाएगा। आवाज मेरी आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रही है। हाँ, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। सुबह से ही सारी मीडिया और भाजपा के सारे लोग बिना संदर्भ को समझे इतनी लंबी लंबी बातें और इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी इनके नासमझी पर भी प्रश्न आता है और दया भी आती है कभी कभी। जिस तरह की बात राहुल गांधी जी ने कही, क्या कही उन्होंने? प्रक्रिया, जो निर्माण की प्रक्रिया दोनों संगठनों की थी, 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ है, 1928 में ब्रदरहुड का स्थापना हुआ है। दोनों की प्रक्रिया की समानता, कार्यशैली की समानता, उद्देश्य की समानता, सोच की समानता, और देखा जाए तो कैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ पहले प्रजातंत्र के मूल्य में ही आकर के और उन मूल्यों पर प्रहार करने की समानता। इन मुद्दों को यदि संदर्भ में ले हम, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता। हमने तो राजनीतिक संगठन या कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन को आतंकवादी संगठन कभी कहते ही नहीं ना हम कहेंगे। हाँ, आरएसएस को खुद मिर्ची लग गई है, आरएसएस के समर्थकों को मिर्ची लग गई है, और वो उसको अपने आप लगातार सुबह से शाम तक जो है आज चिल्ला रहा है कि हमको आतंकवादी संगठन राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने कभी उसको आतंकवादी संगठन नहीं कहा है। हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड जिस तरह से प्रजातंत्र के साथ आकर के और प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार किया, मैं माफ कीजिएगा आपको अजय जी, आपने काफी बोल लिया, मैं रोक रहा हूं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, काउंटर सवाल, और जितने कठिन सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उतने ही कठिन शहजाद पूनावाला से भी पूछूंगा, क्योंकि मैंने वो लिख के रखा हुआ है। आपने देखा होगा प्रस्तावना में कि मैंने 2 मुद्दे आपके लिखे हैं, 2 उनके लिखे। तो मुझे एक बात बताइए आप, और वो बात मेरी बड़ी सीधी सी एक सी है। आपके सुशील कुमार शिंदे जी जो गृह मंत्री थे, उन्होंने तो जयपुर अधिवेशन में कह दिया था कि आरएसएस वाले बम बनाते हुए पकड़े गए, ये एक आतंकवादी संगठन है। तो आप इनको बैन ही कर देते ना, आपने क्यों इनको गुंजाइश दी कि वो बीजेपी बनाए, सरकार बनाए? बताइए ना, बैन तो किया था आपने 2 बार। और जिसको आपने आतंकवादी संगठन कहा, खुद आपके गृह मंत्री ने पद पर बैठे हुए, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जो आपने संदर्भ दिया है उस संदर्भ में उस समय देश के जो गृह सचिव थे आज
देश के भाजपा के मंत्री भी हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, ये प्रश्न एक उन पे भी जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो संदर्भ था और उस समय की जो परिस्थिति थी, जिन लोगों ने उस समझौता जो हुआ था, जो कांड हुआ था, उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व थे, निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई हुई थी। अब ठीक है, कोर्ट का अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का कहानी है, उसके तहत वो लोग बाहर जरूर आ गए हैं। लेकिन इस सच्चाई को तो हम लोग नहीं अस्वीकार सकते कि फासिज्म जो जिस तरह से एक व्यक्ति विशेष से आगे चलता है, जिस तरह से सभी अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को अपनाता है, जिस तरह से शाखा के माध्यम से कट्टरता एक व्यक्ति एक विचारधारा को लेकर जाता है, जिस तरह बहुधर्मिक समाज को, बहुधर्मी सोसाइटी को, बहुधर्मी जो इस देश की संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग उस अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते हैं और कट्टरता के माध्यम से देश की सारी चीजों को बांट करके देश के सत्ता पे आना चाहते हैं। आज का जो परिप्रेक्ष्य यदि हम देखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, मीडिया के साथी का भी जो हाल है सबने देख ही रहा है हम लोग। उसके अलावा चुनाव आयोग पर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को ही बोलना पड़ा कि कैसे लोगों की आप नियुक्ति कर रहे हैं। सारे संसदीय परंपरा में, संसद में क्या बहस हो रही है ये भी देख लिए। किसानों के कानून किस तरह से लाए गए और किस तरह उनको खालिस्तानी आतंकवादी कहा जाता है, किस तरह मजदूरों और युवाओं के साथ व्यवहार किया जाता है जब वो अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं, राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। तो ये प्रवृत्ति दर्शा रहा है कि आरएसएस के मुखौटा बीजेपी आज क्या इस देश में करना चाहती है। लेकिन एक सच है और ये सच्चाई है कि ये चलने वाला नहीं है। 2024 में हम लोग इस तरह के मुखौटे को का पर्दाफाश करने जा रहे हैं और देश देख रहा है। आप मुद्दों को भटका करके मूल मुद्दों जो जनता के मुद्दे हैं, आप चाहते हैं कि फर्जी राष्ट्रवादी तथा कथित राष्ट्रवादी ये लोग देश के मूल मुद्दों को भटका करके चाहते हैं सत्ता पर काबिज होना। आपने पूरे 4000 किलोमीटर की यात्रा में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी देश के मूल मुद्दों को उठाया था ना। 4000 किलोमीटर की यात्रा में देश के मूल मुद्दों को उठाया था ना, महंगाई, बेरोजगारी और जितने भी आपके मुद्दे हैं सबको उठाया था आपने। अब एकदम से राहुल जी इटली की एक मैगजीन को इंटरव्यू दे देते हैं, विदेश में जाकर जिन बयानों पर चर्चा हो रही है वो खुद राहुल गांधी जी ने दिए हैं। तो भटका कौन रहा है, इस पर विचार करिएगा, यही मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आप आरोप तो लगा रहे हैं पर आप डिफेंड नहीं कर पाते कई बार आरएसएस को और उससे अलग लेने की लाइन लेने की कोशिश करते हैं। अगर राहुल गांधी ने इसको एक फांसीवादी ऑर्गेनाइजेशन कह दिया जैसे सभी राजनीतिक पार्टियां करती है तो गलत क्या कहा? देखिए, मुझे तो लगता है कि आज राहुल गांधी ने इस इको को थोड़ा ठीक कराइए। ठीक है, प्लीज इको ठीक करिए। आज राहुल गांधी ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी और जेपी को गलत साबित कर दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, महात्मा गांधी से लेकर अंबेडकर जी ने सबने प्रशंसा की और ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये है प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेसी थे, कट्टर कांग्रेसी कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल की जुबान में। वो तो मुस्लिम ब्रदरहुड के दफ्तर तो कभी गए नहीं, परंतु हाँ आरएसएस के यहाँ जरूर गए। और इसके अलावा देश के जाने माने रतन टाटा, ये तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से, पारसी से। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का दरअसल भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो उनके मन में घृणा है ना, और इस्लामिक जिहाद को कैसे जस्टिफाई करने का ये सिलसिला लगातार जारी है। इसलिए 26/11 जब हुआ तो हमें पता है कि अजमल कसाब इसके पीछे था, पाकिस्तान इसके पीछे था, परंतु क्या बयान आया कि ये आरएसएस की साजिश है। और इसीलिए ये किस प्रकार से एक व्यक्ति का विरोध करते करते भारतीय संस्कृति, भारतीयों का, हिंदुओं का विरोध करने का जो एक प्रॉब्लम और डीएनए है इनमें, वही सामने निकल कर आ रहा है। और आते असली मुद्दे पर मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं। देखिए, आज एक मैं पंक्ति पढ़कर बताना चाहता हूं। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम पराइस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम पांडव और ये कौरव लड़ते हैं तो हम 5 बनाम 100 हो सकते हैं, परंतु जब कोई विदेशी ताकत होती है तो हम पांडव और ये कौरव मिलकर 105 हो जाते हैं। परंतु आज राहुल गांधी का मैं आपको स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं और जी न्यूज ने इसको दिखाया है। राहुल गांधी कहते हैं भारतीय लोकतंत्र के विषय में, ये इंडियन इश्यू नहीं है, डेमोक्रेसी गायब हो चुकी है, पर कोई रिएक्शन नहीं आया यूरोप से। मैं हैरान हूं कि जो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मानते, यूनाइटेड स्टेट्स को मानते हैं, सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इसके विषय में ऑब्लिवियस है और उन्होंने कुछ नहीं किया। ये क्या चाहते हैं? ये सैंक्शन चाहते हैं, ये एक्शन चाहते हैं। आज जब भारत
का एक मूल का व्यक्ति ब्रिटेन के लोकतंत्र को गाइड कर रहा है, उनका प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो उस ब्रिटेन की भूमि पर जाकर जिसने 200 साल हुकूमत की, आजादी के अमृत वर्ष महोत्सव के वर्ष में जाकर कहना कि ब्रिटेन तुम वापस आओ, अमेरिका तुम वापस आओ, विदेशी ताकत वापस आओ और हस्तक्षेप करो हमारे आंतरिक मामले में। आज मेरा केवल इतना सवाल है कि क्या यह हमारी संप्रभुता और नेशनल सॉवरेनिटी पर हमला नहीं है? आप चाहे जितने आपके विषय हो सकते। और दूसरा, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। अरे दीपक जी, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर तो तब होता है कि जब एएन रे को बना दिया जाता है चीफ जस्टिस और खन्ना जी को हटा दिया जाता है, बहारुल इस्लाम को बनाया जाता है, कभी वो चीफ जस्टिस, कभी वो एमपी, कभी वो जज, कभी वो एमपी। इस प्रकार से खेल खेला जाता है। और किशोर कुमार से लेकर कितने मूवीज पर प्रतिबंध लगाया इमरजेंसी के कालखंड में, उसके बारे में मैं जाना नहीं चाहता। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पर केवल एक और लाइन कहूंगा, क्या आज का मौजूदा चीफ जस्टिस उसी इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का हिस्सा है? क्या आरएसएस का व्यक्ति है वो? जब वो व्यक्ति आपके फेवर में कोई बयान दे दे या कोई वर्डिक्ट दे दे तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अगर मेरे फेवर में वर्डिक्ट ना आए तो सुप्रीम कोर्ट गया, अगर चुनाव जीत जाऊं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, अगर चुनाव में हार जाऊं तो इलेक्शन कमीशन खराब। इस प्रकार से कंडीशन। अजय उपाध्याय जी, एक क्विक जवाब आप दें, उससे पहले मैं राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। सुनवाइए राहुल गांधी जी ने क्या कहा है आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में, राहुल जी का यह बयान। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So ठीक है, मैंने राहुल गांधी जी का बयान दिखाया। अब मैं जाऊंगा सीधे संगीत रागी जी के पास, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। संगीत रागी जी, मेरा सीधा सवाल है, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा और मुझे बाकी पैनल के पास जाना है क्योंकि होली है, इसलिए ब्रेक थोड़ा जल्दी लेना है। संगीत रागी जी, सीधा जवाब और छोटा जवाब चाहूंगा मैं आपसे। क्या आप एक सीक्रेट संगठन जो मुस्लिम ब्रदरहुड की लाइन पर बना है उसके मेंबर हैं? देखिए, राहुल की अज्ञानता, अशिक्षा और परिपक्वता पर आप तरस खा सकते हैं, दया कर सकते हैं। मुझे टिप्पणी करना लायक भी मैं उनके नहीं समझता। मुझे लग रहा है कि वो अपने मुंह पर स्वयं कालिक पोत रहे हैं। अभी जब 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आए तो उन्होंने कहा कि ही हैज़ री इन्वेंटेड हिमसेल्फ। उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है। लेकिन जो सोशल मीडिया में उनके खिलाफ जो कैरिकेचर उनका बनाया जाता था, आज मुझे लगता है कि वो तगमा आज पूरी दुनिया देख रही होगी। तो राहुल गांधी ने अपने आप का पतन किया है, गिराया है, क्योंकि उनको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वह सेल्फ और अदर्स कर करके और जो उसके काफिर है उसकी हत्या की वो सिफारिश करता है। राष्ट्रीय स्वयं ऐसा नहीं कहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी कहते हैं कि हिंदुत्व की परिभाषा वो है जो सबको समाहित करके चल सके। दूसरी बात, राहुल ने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालय में तो हम बोल पा रहे हैं, भारत के अंदर नहीं बोल रहे हैं। अब आप समझिए कि क्या यह एक राजनीतिक विक्षिप्तता की परिसीमा है। जिसको हम कह सकते हैं दिस एपिटमाइजेस द पॉलिटिकल इंसैनिटी। ये राजनीतिक पागलपन है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये व्यक्ति किसी भी अच्छे दायित्वपूर्ण पद के लायक है ही नहीं, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति भारत के एक प्रोफेशनल 10 सेकंड प्लीज मुझे बोलने दीजिए।
देखिए, विदेश मंत्री एक प्रोफेशनल विदेश मंत्री हैं। बहुत दिनों के बाद इतना सुलझा हुआ व्यक्ति विदेश मंत्री के तौर पे है। उनके बारे में कह रहे हैं कि मैंने उनसे बात की, उनको विदेश मंत्रालय की जानकारी ही नहीं है, चीन के बारे में उनकी जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना राहुल गांधी की किसी नब्ज को पकड़े हुए हैं, दबाव में वो हैं, और गांधी परिवार चाइना पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है। ठीक है, अनुराग भदौरिया क्या ऐसा है? मैं नहीं जानता, आज मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जरूर इसके बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, अजय जी आ रहा हूं, एक साथ जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी भी आपके सहयोगी रह चुके हैं, आपने राहुल जी को अपनी साइकिल पे बिठाया था। ये बात अलग है कि राजनीतिक तौर पर उस चुनाव में आपकी साइकिल पंचर हो गई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी का ये बयान राजनीतिक परिपक्वता दर्शाता है? क्योंकि उनका पूरा नैरेटिव जो है, विदेश में उन्होंने जो कहा है उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। कहीं 2024 के यही मुद्दे ना हो जाए, महंगाई भ्रष्टाचार गायब हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, मुद्दे की बात आपने बोली है। होली का त्यौहार है, होली की आपको और देशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी शुभकामनाएं। उनको मैं ये दिखाना चाहता हूं, अगर वो जानते हो तो इसको क्या कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये गुजिया है, और आपने ये मुद्दे की बात है गुजिया, इससे बड़े मुद्दे की बात कोई नहीं। होली का त्यौहार है, महंगाई इतनी है, बाहर सिलेंडर इतना महंगा है कि लोग अपने घर में गुजिया तक नहीं बना पा रहे होली के। आपने तो बना लिया अनुराग भाई, दिखा भी रहे हैं। बारे में तो कोई बात आपने बना ली, दिखा भी रहे हैं। मैं तो लेके घूम रहा हूँ, जेब में डाल के घूम रहा हूँ, इसलिए चूंकि ये गुजिया बहुत अनमोल है। आज के लिए कड़ी बात नहीं। आजकल अरे मैं तो कहता हूँ जनता खाए ना, सब मिलके खाएं तो अच्छा लगता ना। होली का मुझे तो मुंह में पानी आ रहा भैया। होली पे बुरा ना मानो, होली है, बुरा ना मानो, होली है। बेरोजगारी हद से ज्यादा नहीं कहीं रोजगार, बेरोजगारी हद से ज्यादा नहीं कहीं रोजगार, चू चढ़ाव भी नहीं कर रही है। वाह मेरी सरकार, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा, देने वाले दे रहे झांसा, नहीं कहीं नौकरी, देने वाले दे रहे झांसा, नहीं कहीं नौकरी। जनता की रोटी भी नहीं, जनता को रोटी भी नहीं, वो खा रहे हैं तरी। जोगरिया सारा रा, कमाल की बात है भाई। जनता के मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं है। होली का दिन है तो कम से कम होली पे जनता की ये ना करें भैया, ये ना करें, लेकिन राहुल जी तो कर सकते हैं ना। ये बीजेपी कांग्रेस, सुन तो लीजिए, वही मैं कह रहा हूं, ये बीजेपी कांग्रेस का गेम देखिए आप। ये एक दूसरे के ऊपर में बॉल फेंकते रहते हैं, कभी बीजेपी कांग्रेस को, कभी कांग्रेस बीजेपी को। माने वो कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस बीजेपी की बात करेगी। जनता बेचारी ताक रही है, भैया हमारी बात होगी कि नहीं होगी, होली भी है। ये आप दोनों लोग खेलते रहोगे कि हमारी भी बात कर लो, हमने वोट दिया है, सरकार बनाई है आपकी, कांग्रेस ने नहीं बनाई है आपकी सरकार, और दूसरी विपक्षी दल ने भी आपकी सरकार नहीं बनाई, हमने बनाई, हम जनता है भैया। अब देखो आपका कल यही फोटो लगेगा, बात कर लो। इतनी चौक चौक के बातें करते हैं, अभी आप पे यही फोटो लगेगा, ये वाला ऊपर ऐसे देखते हुए, और सोशल मीडिया पे अनुराग भाई फिर आ जाएगा कि अनुराग भाई बोल रहे भगवान दया कर। अरे फोटो नहीं, फोटो लगे ना लगे, ये देखो कैसा कमाल है। मैंने जनता ने जिसने चुना है उसकी चर्चा होती नहीं। ये मुद्दे की बात है जो आपने कहा, मुद्दे की बात, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए नए नए मुद्दे रोज लाते हैं, रोज नए मुद्दे। बीजेपी एक नया मुद्दा लाएगी, कांग्रेस नया मुद्दा लाएगी, एक लाइटर नोट मुद्दा लाएगी, बीजेपी नया मुद्दा लाएगी, जनता मुद्दा नहीं। एक लाइटर नोट पे दीपक जी देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आज गुजिया लेकर बैठे हैं अनुराग जी, इसलिए अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले जब इनकी सरकार थी ना, तो जनता को तो अनाज भी नहीं मिलता था, वो किसके अब्बाजान के पास एक्सपोर्ट हो जाता था करप्शन होकर, हमें पता है, सारी रिपोर्ट आ गई है। आज अनाज तो सबके पास पहुंच रहा है। हाँ, अरे मैं कह रहा हूं, अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? अच्छा चलिए, किसके पास पहुंच जाता था? देखिए एक बात स्पष्ट है दीपक जी, अरे अब्बाजान में क्या अनपार्लियामेंट्री है? नहीं, अब्बाजान में क्या अनपार्लियामेंट्री है? अब्बाजान में अनपार्लियामेंट्री क्या है? आप पिताजी को पापा बोलता हूँ, मैं अपने पिताजी को पिताजी बोलता हूँ। आप बोलिए ना, आप अब्बाजान भी बोलिए, आप पिता भी बोलिए, आप बाप बोलिए, आप जो बोलना बोलिए, हमें क्या प्रॉब्लम? पर सुनिए, अरे इसमें अपमान क्या हो गया?
हर बात में अरे भाई अब्बा जान में अपमान हो गया, कब्रिस्तान अब्बा जान में अपमान हो गया। ये जान, अरे बताइए, भैया, जनता जान ऐसा है हमारी। देखिए दीपक जी एक एक करके बात रखते हैं। अच्छा अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आज बीच में बोलने का इंजेक्शन मत लीजिए दीपक जी। देखिए और कुछ हो ना हो दीपक जी, और कुछ हो, देखिए एक एक करके बात रखते हैं, जनता को समझ नहीं आएगा। दीपक जी और कुछ हो ना हो, पर जो लोग कहते थे कि मुझे मौलाना बुलाओ, आज वो अब्बा जान से परहेज कर रहे हैं। ये भी कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। देखिए अब सुनिए, अब देखिए, अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप क्यों रिएक्ट करे जा रहे हो? दीपक जी थोड़ा सा चर्चा में आप। अच्छा अनुराग जी अरे भाई अनुराग जी बुरा ना मानो, होली है, बोलिए एक बार। सब पता है इनको। देखिए अब देखिए, अच्छा शहजाद जल्दी से मुझे आलोक जी के पास जाना। बहुत जल्दी से बोलना चाहता हूं। देखिए आज मैं फोकस केवल एक ही स्टेटमेंट में रखना चाहता हूं। अनुराग जी और मेरी बहुत लड़ाइयां होती है, पर अनुराग जी और मेरी लड़ाई हम अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। अनुराग जी कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा पिताजी से झगड़ा हो गया तो जाकर मैं पड़ोसी के पास शिकायत करूं। पर आज कुछ ऐसे लोग बैठे हैं पैनल पर कि बाप से नाराज हो गए तो पड़ोसी का घर भाग गए, और पड़ोसी से एक बार गए थे मणिशंकर अय्यर, और मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान और कहने लगे कि हे पाकिस्तान आओ सपोर्ट करो, राहुल को पीएम बनाते हैं, मोदी को हटाते हैं। अरे बाप से शिकायत होगी तो पड़ोसी के घर जाओगे क्या? ये हमारी संस्कृति नहीं है। बस इतनी बात कह रहे हैं। अजय जी आप बताइए, आप कभी अपने पिताजी की शिकायत पड़ोस में करोगे? नहीं करोगे। तो यही चीज हम राहुल से भी कह रहे हैं कि बाप की शिकायत पड़ोस में नहीं करते, अपने घर में सॉल्व करो। शहजाद भाई ठीक कहा आपने। प्रधानमंत्री जी क्या चीन तो बाप नहीं रहा होगा उनका, जो चले गए और चीन में कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा लेना मुझे शर्म आती है। किसने कहा था भाई? अब याद है? अब मैं आपको इसका भी जवाब देता हूं। कहां गए थे? इसका भी जवाब देश में गए थे? क्या क्या भाषा बोली थी? सबको, भारत के सारे लोगों के साथ उनको जन्म लेने में शर्म आती थी 2014 से पहले। ये बात उन्होंने कही थी या नहीं, जरा सबको बताइएगा। हाँ मैं इसका जवाब देता हूँ। अब अजय जी आपने सवाल पूछा, इसका जवाब ले लीजिए। करना जरूरी है अजय, इसका सवाल नहीं, इसका जवाब ले लो, फिर आगे और रिबटल करो। इसका जवाब ले लो। 26/11 की बात कही, रुक जाइए ना, रुकिए ना 2 मिनट भाई। 26/11 के बारे में आपने कहा आरएसएस को हमने प्रश्न के दायरे में लाया था, नहीं लाया था। प्रधानमंत्री जी उसी दिन जब 26/11 हो रहा था वहीं पे खड़ा होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और प्रज्ञा ठाकुर जो शहीद कर खड़े हैं। ठीक है अजय भाई हमको आगे भी मौका मिलेगा। मेरे पास लगभग 20 मिनट होंगे, मैं फिर जाऊंगा, लेकिन मुझे सीधे डॉक्टर अजय आलोक के पास जाना है। डॉक्टर अजय आलोक जी, आरोप ये लग रहा है कि राहुल गांधी के इन बयानों को बीजेपी बार बार तूल दे रही है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो ये चैम्बर था जिसमें उन्होंने बातचीत की, उन्होंने एक बात कही जो बार बार वो कह रहे हैं कि बीजेपी में अहंकार है, नफरत की भाषा बोलती है, मनमानी कर रही है इंस्टीट्यूशंस को हाथ में आने के बाद, और वो हमेशा पद पर नहीं रहेगी। क्या राहुल गांधी के बयान सच नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। राजनीति में कोई लिखवा के थोड़ी ना आता है कि सत्ता में परमानेंट रहना है। सबसे पहले तो दीपक जी आपके सारे दर्शकों को, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी थोड़ा माहौल को आज हल्का रखिए। होली है, होली है, क्यों लड़ना है। तो एक होली का जो गिरा सारा सुन रहा था मैं, तो मुझे भी एक गाना याद आ गया। तो देखिए, 7 कबूतर सातों मांगे दाना। ये 7 कबूतर विपक्ष है। 7 कबूतर सातों मांगे दाना। विपक्ष अपनी झाल बजाए, मोदी गाए गाना। तो सबको अपनी झाल बजा रहे हैं, मोदी जी गाना गा रहे हैं। तो देश के राजनीतिक माहौल यही है। अब आइए, राहुल गांधी जी ने वहां जाके क्यों बोला? राहुल गांधी जी दुर्लभ मूर्ख हैं, खोजने पे भी ऐसे नहीं मिलते हैं। इसका एक मकसद था जो कि बहुत खतरनाक मकसद है। वहां कोई चुनाव लड़ने तो जा नहीं रहा है इंग्लैंड में, वहां पे जीतना नहीं है, वहां प्रधानमंत्री नहीं बनना है। वहां पे बोल के वहां के लोगों से यहां वोट तो नहीं मिलेगा। वहां बोलने का क्या मकसद था? वहां बोलने का एक ही मकसद था कि वैश्विक स्तर पे भारत में माहौल खराब है, इसका संदेश दो, ताकि आर्थिक अस्थिरता भारत में बढ़े, ताकि लोग निवेश करने में भारत में डरे, ताकि लोग टूरिज्म करने में आने में भारत में डरे, कि देश में एक अस्थिरता का माहौल पैदा हो, कैओस, जिसको हम लोग अंग्रेजी के शब्दों में कहें तो ही वांट्स टू क्रिएट कैओस। और कैओस में वो किसी का भी हाथ ले रहे हैं जो कि खराब है, जिसको हम लोग भारत का अपमान कह रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं को गाली देना विपक्ष के द्वारा, ये कभी अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बिल्कुल है कि आप किसी भी फोरम पे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जाके बोलना जहां पे देश का माहौल खराब हो, देश की इमेज डाउन हो, वो कहीं ना कहीं
देश के खिलाफ काम हो रहा है, जो ठीक एक है। बार नहीं राहुल गांधी दर्जनों बार कर चुके हैं। चीन की बात कर रहे हैं, एक लाइन बस बोल के खत्म करूंगा। चीन को सद्भावना का देश बताते हैं। दीपक जी, ठीक है, सद्भावना कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है क्योंकि 1.5 करोड़ रुपया चीनी पार्टी से चंदे में ली थी। सद्भावना भारतीय, मेरे और आपके जैसे भारतीयों के लिए नहीं होगा जिसने हमारे 20 गलवान के सैनिकों को शहीद किया था। राहुल गांधी भूल जाते हैं कुछ कुछ। किशोर तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ा अन्याय होगा अगर मैं अजय उपाध्याय जी को टाइम ना दूं, क्योंकि अजय आलोक जी ने गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। राहुल गांधी इन भाषणों के जरिए केओस पैदा करने चाहते हैं, पहला आरोप ये। दूसरा आरोप जो है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है, राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर भारत में चले, बहुत अच्छा किया, सबने उनकी तारीफ की, उनका परसेप्शन बदल गया। उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है। लेकिन वो पहला इंटरव्यू देश के किसी भी अखबार मैगजीन को नहीं देते हैं, जाकर इटली में इंटरव्यू देते हैं जहां से उन्हें वोट नहीं मिल रहा है। मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया ऐसा क्यों, क्योंकि हर चैनल उनसे इंटरव्यू मांग रहा था, हर अखबार उनसे इंटरव्यू मांग रहा था कि आपने भारत जोड़ो यात्रा करी है, एक नया आपका राजनीतिक प्रयोग है, आगे क्या। फिर आप गए एक के बाद एक, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज और हाउस ऑफ जो वेस्टमिनिस्टर में है वहां पर आपने, इसके अलावा एनआरआई के सामने, जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सामने, ये तमाम जगह इस तरह के बयान। तो क्या कहेंगे, क्या ये केओस नहीं है? खुद कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए केओस है या आरोप खुद बीजेपी लगा रही है? दीपक भाई, पहले तो आज होली की शुभकामना उन सभी आपके इस पैनल में बैठे महामूर्खों को देना चाहूंगा। दिल पे मत नहीं लीजिएगा, कुछ मूर्ख लोग यहाँ हैं जो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होकर भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जो बंद समाज जो है, बुद्धि भी बंद होती जा रही है। जिस बंद और सीक्रेट समाज की बात राहुल गांधी जी ने की है, कि जो भाषा उन्होंने इस देश के एक बड़े नेता के लिए उपयोग में लाया है। चलिए कोई बात नहीं, होली है, बुरा आप लोग भी मत मानिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। जहां तक बात आपने रखी है कि इंटरव्यू क्यों नहीं दिया और किसको नहीं दिया, मुझे ध्यान है और मैं भारत जोड़ो यात्रा में कई जगह सम्मिलित था। 18 से ज्यादा बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीबन 1-to-1 कई सारे जर्नलिस्टों को उन्होंने लगातार यात्रा के दौरान इंटरव्यू दिए। यात्रा के बाद भी वो AICC में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने संबोधित किया। हाँ, एक व्यक्ति है जो आज तक कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश में ना संबोधित किया। 1-to-1 एक बार जरूर दिया था उन्होंने कि कैसे आप खाते हो और कैसे आप जो काट के खाते हो या छील के खाते हो या चूस के खाते हो, ये तो पूरा देश देख रहा है। एक एक्टर था जिसको दिया था उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने। अब बात आती है कि कोयोस फैलाने की बात है। अरे भाई, इतना बुद्धि, इतना क्लोज हो गया है, इतना डर क्यों क्या है? बात तो हो रही है, डेमोक्रेटिक कल्चर में बात तो होनी चाहिए। और वो लोग जो थे सब भारत के लोग थे, कोनो विदेशी नहीं थे। अब की बार ट्रंप सरकार के लिए वहां प्रचार करने राहुल जी गए थे, न वो लोग थे जहां जाकर के भारत के प्रमुख विपक्षी पार्टी या सत्ता पक्ष के लोगों को हम गाली और दीमक कह रहे थे। न वैसे लोग और वैसा देश था हमारा दुश्मन देश, जहां जाकर के राहुल गांधी जी ने कभी ये कहा हो कि हिंदुस्तान में जन्म लेने में मुझे शर्म आती थी 2014। आप रिपीट कर रहे हैं, मैं शहजाद जी के पास जाऊंगा, फिर किशोर जी के पास। अजय उपाध्याय जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप डॉक्टर हैं, आपने खूब पढ़ाई लिखाई की होगी, देश और दुनिया की राजनीति समझी होगी। बुरा ना मानो होली की तरह पूछ रहा हूं, जैसे आपने बोला बुरा ना मानो होली है, लेकिन आपके मुंह पर जो दिख रहा था वो तो बुरा मानने वाली बात ही थी। लेकिन आगे मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर हाथ रखिए दिल पे, दिल पे हाथ रखिए, भगवान का स्मरण कीजिए, जिसको आप जिस शक्ति को मानते हैं आप उसका स्मरण करिए, और ये बताइए कि इस 4000 किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी ने जो अपने बारे में परसेप्शन बदला था, इन भाषणों ने उसको मटियामेट कर दिया। दिल पे हाँ या ना, दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए बात। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या सोचते हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर आप क्या सोचते हैं? सच बोलिएगा, झूठ नहीं। दीपक जी यही ये दिल पे हाथ रख के मैं बोल रहा हूं। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, और उस यात्रा का जो संदेश गया है, वाद विवाद संवाद का संदेश, आज जिस तरह से उन्होंने पूरी बखूबी और पूरी ईमानदारी के साथ इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को जो तोड़ने वाले लोग हैं उन पर प्रहार अपने भारतीयों के बीच कल जाकर के किया है। और वो बात ठीक किया या गलत किया, मैंने ये सवाल पूछा था, क्या संवाद किया ये नहीं पूछा मैंने, और हम खुद से जवाब देंगे। अरे जवाब क्यों देंगे भाई? जवाब देना तो सरकार का काम है। आप सवाल ही ऐसे उठाते हैं जिनसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर दे रहा हूं दीपक जी, उत्तर मैं दे रहा हूं। एक मिनट आ रहा हूं शहजाद भाई। प्रतिपक्षी पार्टी के एक नेता के नाते राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है, देश के संवैधानिक संरचना की रक्षा के लिए, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना के लिए
हम मिलकर के लड़ेंगे भारत के लोग और भारतीयता के साथ। विदेशों का जो झूठे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का जो 2 दिन से षड्यंत्र चल रहा था इस देश में, आज उसकी भी पोल खुल गई कि मीडिया कितनी स्वतंत्र है और मीडिया किस तरह से शब्दों को कैसे मरोड़ कर। अजय जी, मैंने एक बार आपको और बोला था, मेरे भाई यहाँ पे आप टीवी पे समझा देते हैं। अरे आप कोई भी आरोप लगा दे, मीडिया कितनी स्वतंत्र है। अब भैया सोशल मीडिया का जमाना है अजय उपाध्याय जी। भारत में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करेगी। अरे सर, जनता को समझाइए, जनता से वोट मांगिए। किसी मुझ पर, न्यायपालिका पर, इस पर उस पर आरोप लगा देने से कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे। जनता ही जनार्दन है, उसको समझाइए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं सही है। आप अपने दीपक भाई, आप अपने पर नहीं लीजिए, मैं दिल पे लेता ही नहीं सर। मीडिया की बात हो रही है तो सबको पता है। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वित्त मंत्री थे कांग्रेस की, उन्होंने कविता लिखी थी। मैं कविता की सिर्फ 2 लाइन सुनाता हूँ। कौन क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। कौन क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। मैं तो उसी विचारधारा के हिसाब से चलता हूँ। एक पत्रकार को क्या आप इतने सीरियसली लेंगे, पत्रकारों को, कि ये सरकार बनवाते और गिरवाते हैं? 30 साल हो गए सर, ना कोई पत्रकार सरकार बना पाता है और ना कोई गिरा पाता है। लेकिन अगर आप ये गलतफहमी पालेंगे तो आप उन्हीं की पिच पे खेल रहे हैं। शहजादपुरा वाले जी जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, कई सारे बिंदु है। दीपक जी, 4 मिनट से अजय भाई आप बोल रहे थे। मीडिया हाउस की बात हो रही है तो दीपक जी, अडानी जी ने मीडिया हाउस खरीदा है। दीपक जी, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, अब अजय जी हो गया प्लीज, मैंने आपको इतना मौका दिया, एक बात पर बोले आप। अच्छे ईमानदार शहजादपुरा वाला जी, लेकिन आपको कितनी बोलने की आजादी है? दीपक जी, आप तय कीजिए थोड़ा सा। थैंक यू। देखिए दीपक जी, जैसे एक फेमस मीम चल रहा है ना, अब मैं इनका दोगलापन निकालता हूँ। भाषा की बात वो कर रहे हैं जो चौकीदार चोर है बोलते हैं, भाषा की बात वो कर रहे हैं जो हिटलर जैसी मौत मरेगा की बात करते हैं। छोड़िए इस बात को, छोड़िए इस बात में समय व्यर्थ नहीं करना है। मैं तो कहता हूं कि ननिहाल में जो अखबार है उसको इंटरव्यू दिया तो ननिहाल के देश की प्रधानमंत्री की बात भी मान लेते। ननिहाल के देश की प्रधानमंत्री खुद भारत पर आके देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। यदि आपको इस प्रकार की चर्चा करनी है तो मैं भी आपको इसी प्रकार से जवाब दूंगा। दीपक जी, आप तय कीजिए कि ठीक है। प्लीज अजय जी, मैंने सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया है। मैंने किशोर तिवारी जी को पिछले 40 मिनट पर 1 मिनट नहीं बोलने दिया, लेकिन वो बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। जरा शाहजाद भाई को कहिए ना। अरे सर, आप तो इनके नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे, अब टीवी पे झगड़ा क्यों? अब आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया और पूरे फ्लो को डैमेज कर दिया और मैं पिछले आधे घंटे से रुका अपने समय के लिए। दीपक जी, आपके पीछे आपको कह दीजिए अगर ऐसे रिक्वेस्ट है आपसे, डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट है आपसे। जनता जान जाए कि हम आपके जो प्रधान सेवक हैं उनका। दीपक जी, तय कीजिए, समय खत्म हो रहा है डिबेट का। फिर मुझे मजबूरी में ऑडियो बंद करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूं। नहीं, भाषा मैं अपने शो में शाउटिंग मैच अब नहीं बनाना चाहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कभी ना बने। शहजादपुरा वाला, धन्यवाद। देखिए, एक तो पहले तो मैं कह दूं कि इस पैनल में 2 डॉक्टर है और 2 स्पिन डॉक्टर है। कौन 2 स्पिन डॉक्टर है वो अब समझ में आ गया। अब देखिए, एक एक करके बात रखता हूं। ये हिपोक्रेसी की या दोगलेपन की हद देखिए इनकी। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, अरे 1975 के से ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इस देश में हुआ है। जिन लोगों ने 9000 फ़ोन को प्रति माह टैप करवाया, 500 ईमेल हर महीने पढ़ते थे, आरटीआई में जवाब आया है। अरे प्रणब मुखर्जी के कमरे तक को नहीं छोड़ा, उसको भी बगिंग करा दी। आज वो लोग बात करते हैं और वही पेगासस की रिपोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को मानते हैं, दूसरे फैसले को नहीं मानते। अब आते दूसरे मुद्दे पर, उन्होंने बोला कि एक स्टेटमेंट दिया गया कि जन्म लेने में शर्म आती थी, इस प्रकार का वक्तव्य दिया गया मोदी जी के द्वारा। अरे कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग तो आज भी मानते हैं कि ये तो देश है ही नहीं, हम यहां पे जन्मे ही नहीं। ये काफिला चलता गया और कारवा बनता गया। इन्होंने कभी इस देश को मातृभूमि या देश माना है क्या? ये तो नेशन मानने से अग्री नहीं करते। नाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, परंतु कहते देश नहीं है, ये नेशन नहीं है, जबकि प्रियम्बल में लिखा है नेशन है। बताइए, मतलब कि ये दोहरे मापदंड है। और आखिरी बात, केवल आखिरी बात, देखिए अब मैं किसने, अरे भाई मैं आखिरी बात, दीपक जी कृपया करके आखिरी बात, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी नहीं करिए प्लीज, ये नहीं करिए सर, आपको शोभा नहीं देता। देखिए आखिरी बात कर रहा हूँ, देखिए बहुत अच्छी बात, देखिए आखिरी बात कह रहा हूँ दीपक जी। देखिए इस प्रकार का हस्तक्षेप, हमें पता है इनके यहाँ गाली वाले प्रवक्ता है, पर मुझे लगा कम से कम बुद्धि वाले प्रवक्ता तो ऐसा बयान नहीं करेंगे,
ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। ठीक है, कंक्लूड करिए शहजाद जी, मैं किशोर तिवारी जी के पास अभी तक अब लास्ट स्टेटमेंट जो अजय जी ने दिया वो बड़ा रिफ्लेक्टिव था। इनका आरोप क्या है इंडिया पे या मोदी जी पे? इनका आरोप है कि ट्रंप के चुनाव में आपने हस्तक्षेप किया, आपने कहा ट्रंप की सरकार बनेगी। अरे भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि आज इंडिया की ताकत यह है कि अमेरिका और यूरोप में क्या होता है हम कंट्रोल करते हैं, पर आप वो है जैसे एक प्रधानमंत्री कटोरा लेके भीख मांगता है, आप भीख मांगते हैं कि सत्ता में आने के लिए मुझे मदद करो और मेरे देश में हस्तक्षेप करो। यही अंतर है, हम उनको कंट्रोल करते हैं, आप उनका कंट्रोल चाहते हैं। सुन लिया आपने, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि शिवसेना पाला बदलने वाली है। आप सहयोगी है महाविकास आघाड़ी के, आपने कांग्रेस जिस गिरफ्तारी की तारीफ कर रही है मनीष सिसोदिया की, तारीफ करते नहीं थकते हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस ने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया, उसके साथ नहीं खड़े, आप अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए। वो लेटर लिखा ना 9 लोगों ने। देखो, अब 41 मिनट के बाद बोल रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा, अब आगे बोलूंगा वो बात। चलिए, मैं पूरी बात रख लूं तो इतना अच्छा होगा कि शिवसेना यह एक रीजनल अलाइज है और भारत में सत्ता के अंदर जितनी रीजनल पार्टियां है उनकी भी अपेक्षाएं जैसी है वैसी हमारी है कि कांग्रेस हमारा महत्व समझे। दूसरी सबसे प्रमुख बात बोल रहा हूं, एक तो स्वतंत्र वीर सावरकर और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस पर राहुल जी जो भी कुछ बोले वो निंदनीय है, उससे हम सहमत नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा, वो एक राष्ट्र निर्माण और संस्कारों पे काम करने वाली संस्था है, और आप किससे कंपेयर कर रहे हो? और अजय उपाध्याय को भी दिखा दीजिए भाई, सहयोगी दल है इनके। अरे भाई, मुझे पूरा बोलने देना, नहीं तो क्या अधूरी बात जाएगी तो लोगों को लगेगा शिवसेना ये हो गया वो हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि राहुल जी ने इतना सम्मान करना चाहिए कि रीजनल पार्टियों के जो पूजनीय स्थान है वहां पर इस प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहिए। आरएसएस खुद ही अभी है ना एक हताश हो चुका है। जितने इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं आरएसएस के नाम तो वहां चले नहीं, क्योंकि मैं नागपुर में बैठता हूं तो मैं बता सकता हूं। दूसरी बात, एक महत्व की बात कि महाराष्ट्र के अंदर सेंट्रल मौके में चौका मार देते हैं। अरे मुझे बोलने तो दो यार अभी। अरे आप ही बोलो, कोई नहीं रोकेगा। किशोर जी मेरा समय भी लेकर बोलो, आप ही बोलो, आप ही की बात समझ पाएंगे राहुल जी, और कोई नहीं समझ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझो। तुम तो राहुल के ही दोस्त हो पुराने, मुझे बोलने दो एक बात बोलने दो कि महाराष्ट्र में हमने यार हमारे 100 दिन तो हमारे प्रवक्ता जेल में रह के आ गए, और उनकी बेल ऑर्डर में बोला है कि यार जिन्होंने 10,000 करोड़ चोरे वो तो बाहर घूम रहे। वैसे अनिल देशमुख 13 महीने रह के आ गए। तो सेंट्रल एजेंसी के वजह से मेरी पार्टी के 80% लोग लेके चले गए, और मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूँ। और अब है ना आप पार्टी से भी वही कर रहे। मनीष सिसोदिया इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उसमें करप्शन हुआ ऐसा चार्ज है, लेकिन मैं दीपक चौरसिया 40 साल से राजनीति में हूँ। करप्शन के अंदर ऐसा होता है कि देने वाला कभी नहीं बोलता कि मैंने पैसे दिया, लेने वाला बोलता है। लेने अरे किशोर तिवारी बुरा ना मानो होली है भाई, यही क्या होगा? आप बोलिए, लेने वाला बोलते हैं करप्शन कि मैंने लिया है। अरे लेने वाला तो कभी बोलता ही नहीं है, और पार्टियां बदलते जा रही है और भ्रष्टाचार वैसा ही बना है, तो ये तो दुख की बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, पलटी मार सकते हैं आप। मैं अभी बता रहा हूँ, मनीष सिसोदिया की बेल ऑर्डर वैसी होगी जैसे संजय राउत और अनिल देशमुख की है और नवाब मलिक की होने वाली है। तो मैं अभी बता रहा हूँ, राहुल जी ने आरएसएस के बारे में जो कुछ कहा वो उन्होंने आरएसएस को गलत किया। चलिए मैं यही रुकूंगा, माफी चाहूंगा, आज मैं कम वक्त दे पाया कुछ लोगों को, मैं बहस में खूब वक्त देता हूं, लेकिन चलते चलते यही कहूंगा, बुरा ना मानो होली है। जय हो।